गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ चैप्टर को। ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसके 3 पार्ट्स हैं। मैं इसको 3 पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। पहला होगा हमारा फोर्स, दूसरा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं तीनों के जितने हो सकेंगे अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं पीवाईक्यूज होंगे। जो मैंने लेक्चर बनाया है इसका पूरा टारगेट है बोर्ड के पीवाईक्यूज को सॉल्व करना। अगर आप पीवाईक्यू काफी अच्छे से आगे जाते हैं तो कंपलसरी मानिए कि अगर फोर्थ चैप्टर में से कुछ भी आता है तो 90% चांस है कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे। तो जितना हो सके आप अच्छे से मेहनत कीजिए, ट्राई कीजिए, क्वेश्चंस करते रहिए। पहले मैं फोर्स कराऊंगा। फोर्स के जो और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे हम उन्हें देखेंगे। पीवाईक्यू तो होंगे ही होंगे जितने भी अभी तक आए हैं। उसके साथ साथ मैं क्या कराऊंगा, उससे रिलेटेड जो भी मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी मैं साथ के साथ कराता जाऊंगा। आप अपना फोकस यहाँ पे बनाए रखिए और देखते हैं हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का जो है, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करते चलिए हर एक क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं हम। चलो आज का हमारा क्वेश्चन है 3 चार्जेस Q माइनस Q एंड Q नॉट आर प्लेस्ड एट द शोन इन द फिगर। जैसा कि फिगर में दिखाया गया, डायग्राम में दिखाए गए। अगर डायग्राम ना दिख रहा हो मैं जूम कर देता हूं। हमारा टारगेट होगा एक एक क्वेश्चन को देखना और समझना। आप नोट करते जाना साथ ही साथ क्वेश्चन को। इस Q नॉट में नेट फोर्स लग रही है। नेगेटिव वाला जो है Q नॉट पॉजिटिव चार्ज है, ये खींचेगा इस तरफ, कंसीडर कर लिए F1 फोर्स से। ये खींचेगा इस तरफ, कंसीडर कर लिए F2 फोर्स से। एक फोर्स हो गई F1, एक फोर्स हो गई F2। इनके बीच में एंगल कितना लग रहा है? 90 डिग्री का इनके बीच में एंगल जो बन रहा है। अब सुनना, रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो होता है क्लास 11th में पढ़ते हैं वेक्टर में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा। दो वेक्टर के बीच में जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा। तो हम यहां देख रहे हैं cos थीटा, थीटा गिवन में है 90 डिग्री। और f1 और f2 और निकालते हैं। पहले सबसे पहले हम निकालते हैं f1 एंड f2। ध्यान से देखना, F1 कितनी होगी, यहीं पे निकाल देता हूं मैं, K Q1 Q2 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी गिवन में है? A, K Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर। पहला डन हो गया होगा। अब दूसरा देखते हैं, F2 कितनी है, ये वाली फोर्स। F2 इक्वल K Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। मतलब जितना मैग्नीट्यूड F1 का है उतना ही मैग्नीट्यूड F2 का है। दोनों को मैंने क्या इक्विवेलेंट मान लिया? F। दोनों को मैंने किसके इक्विवेलेंट मान लिया? F के इक्विवेलेंट मान लिया। अब सुनना ध्यान से, मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो जाएगी? अंडर रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90। और cos 90 की वैल्यू हमें अच्छे से पता है कितनी होती है। cos 90 की वैल्यू 0। अगर cos 90 0 हो गया तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी निकल के आएगी? इनकी वैल्यू रख दी अगर सेम है तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। एफ कॉमन है, बाहर ले लो। 1 प्लस 1 कितना बचेगा? 2। एफ की वैल्यू कोई भी, दोनों की दोनों वैल्यू सेम है, कोई भी कॉपी करके रख सकते हो आप। K Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर। ये होगी इसकी रिजल्टेंट फोर्स। 2022 का क्वेश्चन है। मैं यही कहूंगा कि आप सब नोट करते जाइए, जितने होंगे अच्छे से हम पीवाईक्यू यहां पे करेंगे सॉल्व। पॉज करिए, नोट करिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी सारे क्वेश्चन है, इतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, बस आप नोट करते चलिए साथ ही साथ। और मैं फॉर्मूले भी बताता जाऊंगा, जितने भी होंगे एक एक फॉर्मूले जो जो लग रहे होंगे। 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस इन अ मीडियम। सुनना ध्यान से, फॉर्मूला होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहिए या रिलेटिव परमिटिविटी। दोनों का फॉर्मूला होता है फोर्स एयर अपॉन फोर्स मीडियम। क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स एयर अपॉन फोर्स मीडियम। 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी गिवन में है? K की वैल्यू 5। आर एट ए डिस्टेंस R बिटवीन देम।
एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स कितनी लग रही है F, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इन वैक्यूम। सुनना ध्यान से, एक लाइन क्लियर करना। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल फार्मूला है फोर्स एयर अपॉन फोर्स मीडियम। अब वो कह रहा है जब मीडियम में रखा हुआ है जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है तो फोर्स लगती है F, मतलब जो मीडियम की फोर्स है वो कितनी गिवन में है F, और K की वैल्यू 5 गिवन में। यहां वैल्यू प्लेस आउट कर दो। एयर के लिए फोर्स पूछिए, एयर या वैक्यूम के लिए, ये 5 ये अपॉन F, तो कितना हो जाएगा एयर के लिए या वैक्यूम के लिए 5 हो जाएगा 5F। स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्या है, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K गिवन में है, एयर हटा के डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया जाता है एयर की जगह, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, तो फोर्स कितनी रह जाएगी। फोर्स का भी मैंने फॉर्मूला बताया, K बराबर होता है फोर्स एयर अपॉन फोर्स मीडियम। क्या कह रहा है वो कि अगर डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया जाए तो मीडियम के लिए कितनी फोर्स रह जाएगी, तो मीडियम के लिए कितनी हो जाएगी, एयर में जितनी है उतनी, और K टाइम्स डिवाइड हो जाएगी, तो K टाइम्स डिक्रीज। कौन सा आंसर सही है, K टाइम्स डिक्रीज। ध्यान से समझिए, अगर एयर से मीडियम में जाओगे तो फोर्स डिक्रीज होगी, जितना डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होगा या रिलेटिव परमिटिविटी होगी। अगर हम मीडियम से एयर में आएंगे तो फोर्स इंक्रीज होगी, तो फोर्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। टू चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम एट अ डिस्टेंस D। दो चार्जेस है वैक्यूम में रखे हुए हैं, डिस्टेंस कितनी है D। एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, इनके बीच का सेपरेशन कितना है D, कितना है सेपरेशन D। एक्टिंग बिटवीन, उनके बीच में जो फोर्स लग रही है, जो फोर्स एक्ट कर रही है वो F है, तो फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। इफ द मीडियम ऑफ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 4 इज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड देम, द फोर्स, फोर्स का क्या होगा, ध्यान से सुनिए। ये सिंपल कंडीशन है एयर वाली, अब मीडियम के लिए पूछा है, तो K इक्वल फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स एयर अपॉन फोर्स मीडियम। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कितना गिवन में है 4, फोर्स एयर की गिवन में कितनी है F, मीडियम में वो पूछ रहा है कि मीडियम के लिए फोर्स कितनी हो जाएगी, F अपॉन 4, F अपॉन 4। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। आज का हमारा टारगेट यही होगा, जितने भी हैं फोर्स के सभी क्वेश्चंस करना जो जो बोर्ड में आए हैं, और एक्स्ट्रा जितने भी क्वेश्चंस हैं, अभी नीट में भी जो क्वेश्चंस आए उनको भी यहाँ डिस्कस करेंगे, इस साल जो बोर्ड में है उसको भी डिस्कस करेंगे। जितना भी है उतना अच्छे से हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिससे हमें पूरा चैप्टर और मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उन साथ के साथ उसके फॉर्मूले और हर एक चीज को मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा। वैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम हर एक क्वेश्चन में। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन, ध्यान से सुनना इसे। एक डायग्राम गिवन में, यहां फोर्स दिखाई गई है, यहां दिखाई गई है डिस्टेंस 1 अपॉन आर स्क्वायर। एक लाइन है ये Q1 Q2, एक लाइन है ये Q2 Q3। इधर फोर्स पॉजिटिव है तो इधर फोर्स कैसी होगी, नेगेटिव, ये 1 अपॉन आर स्क्वायर के बीच में। अब सुनना जरा ध्यान से, फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ध्यान से देखते जाना। अगर मैं तुमसे कहता कि F और R के बीच में ग्राफ बनाओ, F एंड R के बीच में, तो यहां से ये पता चल रहा है कि इनकी वैल्यूज को उस हिसाब से उठाया गया है कि डिस्टेंस बढ़ेगी फोर्स क्या होगी, डिक्रीज, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता। लेकिन अगर किसी वैल्यू को जैसी रिप्लेस, जैसी उस जगह रखी गई है उसी हिसाब से बना दे, जैसे F इक्वल K Q1 Q2 इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं कैसे समझाऊंगा इसे, Y इक्वल mx, समझना जरा, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। जो स्लोप होगा वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, m को, m मतलब होता है tan थीटा। जो स्लोप होगा वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, m को, m होता है tan थीटा। यहाँ m कितनी वैल्यू को कवर कर रहा है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 तो कांस्टेंट ही
के तो कांस्टेंट ही रहेगा, बचे हमारे Q1 Q2। दोबारा सुनना, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। जो स्लोप है इसे m कहते हैं और इसे टेन थीटा भी कहते हैं। ये थीटा एंगल यहां से डिनोट कर दिया। मैंने क्या कहा, जो k है वो कांस्टेंट है जो मीडियम के साथ चेंज होता रहता है। लेकिन Q1 Q2 की बात की जाए, इसकी बात की जाए, Q1 Q2 की बात की जाए, तो यहाँ ये वेरिएबल है, अगर चार्ज कम ज्यादा होगा तो इनकी वैल्यू बदलेगी। और x की जगह पे किसे रखा गया है, 1/r²। x की जगह पे किसे रखा गया है, 1/r²। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना कि m की वैल्यू डिपेंड कर रही है Q1 Q2 पे। m की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, Q1 Q2 पे डिपेंड कर रही है। मतलब जितना ज्यादा स्लोप होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसका स्लोप है x ये मान लो मैं कोई नाम लिख देता हूं, इसका है Q1 और इसका है Q2, समझाने के तौर पे, कोई फोर्स से रिलेटेड नहीं, बस मैं ये बता रहा हूं, या ए और बी नाम लिख देता हूं, एक है E और एक है B। इसका क्या मतलब है, स्लोप B का ज्यादा है tan थीटा और ए का tan थीटा क्या है, कम। B का स्लोप ज्यादा है, ए का स्लोप क्या है, कम। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। अब यही समझना जरा, तो यहाँ पे Q1 Q2 गिवन में, यहाँ पर भी Q2 Q3 गिवन में, Q2 दोनों में सेम है। और इसने एक बात बोली है, अगर ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अगर किसी के पास भी ये क्वेश्चन हो या कोई भी हो इससे रिलेटेड ऐसा, तो उसमें एक लाइन लिखी हुई देख लेना, शायद इसमें जूम करके नहीं दिख रहा होगा, लीस्ट मैग्नीट्यूड, जो Q2 है वो सबसे छोटा है, Q2 सबसे छोटा है। मतलब या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, दो ऑप्शन रह गए हमारे पास जिनमें Q2 सबसे छोटा है। अब ध्यान से सुनना, Q2 तो दोनों में है, यहां Q1 है या Q3 है। इससे क्या समझ में आ रहा है, जो स्लोप है वो इसकी और इसकी वजह से चेंज हुआ है। अगर इन दोनों का भी मैग्नीट्यूड सेम होता तो दोनों का स्लोप क्या होता, सेम। जैसे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, अगर मैं इसे θ1 मान लू और इसे θ2 मान लू, तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1, और θ2 किसकी वजह से बड़ा हुआ है, Q3 की वजह से। मतलब θ1 जो कम है, θ2 बड़ा है, और θ2 बड़ा किसकी वजह से हुआ है, Q3 की वजह से, क्योंकि Q2 क्या है, दोनों में सेम। तो मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे कि Q3 बड़ा होगा Q1 से। अब ध्यान से सुनना, Q3 बड़ा होगा Q1 से, तो ये वाला तो गलत हो गया। अब कौन सा बचा, Q3 बड़ा है Q1 से और Q2 क्या है, सबसे छोटा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन बातों को, जो भी यहाँ पे डाटा लिखा हो, सबको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं हम आगे। पॉज कीजिए और नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। देयर आर टू मेटेलिक स्फीयर ऑफ सेम रेडियस। दो मेटेलिक स्फीयर हैं, दोनों की रेडियस क्या है, सेम। एक, दो, दोनों की रेडियस क्या है, सेम है रेडियस। अब सुनना ध्यान से, एक सॉलिड है, एक हॉलो है, लिखा हुआ है उसमें, एक सॉलिड गिवन में और एक हॉलो गिवन में है। तो अब मैं क्या कहूंगा, जो चार्ज दिया जाता है वो कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं होता। जब भी हम किसी भी बॉडी को चार्ज देते हैं तो उसकी सरफेस की तरफ भागता है ड्यू टू रिपल्सन। अगर तुम पॉजिटिव पॉजिटिव भी चार्ज दोगे तो भी बॉडी के बाहर की तरफ भागेगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो भी बाहर की तरफ भागेगा। रिपल्सन की वजह से वो उसकी सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है। तो कहाँ इकट्ठा हो जाता है, सरफेस पे। जैसे एक और एग्जांपल बताऊं, तुम लोगों ने देखा होगा मार्केट में जो वायर मिलते हैं वो पतले पतले वायर गिवन में होते हैं। पतले पतले वायर एक मोटे से वायर के अंदर पैक होते हैं, लेकिन सबको पता है इन पतले पतले वायरों को बनाने में ज्यादा कॉस्ट लगेगी कंपैरिजन टू एक थिक वायर बनाने में। लेकिन फिर भी पतले पतले वायर क्यों लिए जाते हैं, ध्यान से समझना। जो चार्ज फ्लो होता है वो कंडक्टर की सरफेस पे फ्लो होता है। किस पे फ्लो होता है, सरफेस पे। मतलब जो वायर है उसकी सरफेस पे होगा चार्ज। तो अंदाजा लगाइए, एक स्फीयर है,
इसी से मैंने छोटे छोटे 4 स्फीयर बना दिए। तो किसका एरिया ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा या इन छोटे छोटे जो ये मैंने बनाए हैं इनका एरिया ज्यादा होगा? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया छोटे छोटे जो बन के आए इनका ज्यादा होगा, इनका क्या होगा? कम। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो चार्ज दिया जाता है सरफेस पे आता है, सरफेस पे आता है, इसलिए हम एक मोटा वायर नहीं रखते, मोटा रखेंगे तो कम चार्ज जाएगा सरफेस पे। छोटे छोटे मतलब पतले पतले वायर इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि इनकी सरफेस पे उतना ही ज्यादा चार्ज आ जाएगा, उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। सेम मैं अगर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे हॉलो हो, दोनों पे चार्ज का अमाउंट रहेगा सेम, दोनों पे चार्ज का अमाउंट क्या रहेगा? सेम। देयर आर टू मेटेलिक स्फीयर, रेडियस सेम इज सॉलिड एंड देयर इज हॉलो। एक सॉलिड है और एक कैसा है? हॉलो। सॉलिड स्फीयर कैन गिवन मोर चार्ज, नहीं। हॉलो स्फीयर कैन गिवन, नहीं। दे कैन बी चार्ज इक्वली, दोनों पे इक्वल होगा और मैक्सिमम होगा, इक्वल होगा और मैक्सिमम होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ए सोप बबल, अभी मैंने एक बात बताई थी, इसे एक सोप बबल है। अभी इसकी कुछ रेडियस है, मान लो आर। जैसे ही तुमने इसको चार्ज दिया, सेकंड कंडीशन में जैसे ही हमने इसको चार्ज दिया, अब ये इतना बड़ा ना रह के ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। रीजन क्या होगा इसका बड़ा होने का? और इसकी रेडियस भी बदल जाएगी। मान लो स्मॉल आर से कितनी होगी? बढ़ के कैपिटल आर। रीजन क्या होगा? जैसे ही हम इसे चार्ज देंगे तो ड्यू टू रिपल्सन ये वाला चार्ज इसे धक्का देगा, ये वाला इसे धक्का देगा, और ये वाला देगा इसे धक्का, ये वाला इधर देगा, ये वाला इधर देगा, ये वाला इधर देगा, ये वाला इधर देगा। जिस वजह से एक्चुअल जो रेडियस होगी चार्ज देने का, थोड़ी सी रेडियस पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी? इंक्रीज। पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इज सोप बबल गिवन टू द नेगेटिव चार्ज, इंक्रीज। रेडियस क्या हो जाएगी उसकी? इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू रिपल्सन। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। वन मेटेलिक स्फीयर ए given positive charge where another identical metallic sphere B, एक है sphere A given positive charge। बस क्वेश्चन जितना हो सके अच्छे से क्लियर करो, फिर उसके आंसर पे ध्यान दो। another identical metallic sphere B of exactly same, another identical sphere B exactly the same mass A is given to an equal amount of negative charge। अब ये दूसरा है, ये बी है। क्या कह रहा है? स्फीयर जो बी है एग्जैक्टली द सेम मास एज ए, जितना ए का मास था उतना ही इसका है। इज गिवन एन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, अगर इस इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज दे दिया जाए, उतना ही बड़ा है, दोनों का साइज इक्वल है, इतने ही अमाउंट में क्या दे दिया जाए? इसे नेगेटिव चार्ज दे दिया जाए, देन मास ए एंड मास बी स्टिल रिमेन इक्वल। नहीं, देखो एक बात समझना, ये बात भी मैं क्लियर कर दूं। जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा उस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई होगी, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा उस पे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गए होंगे, तो मतलब क्या होगा? इसका मास बढ़ जाएगा, इसका मास बढ़ेगा और इसका मास क्या होगा? कम। तो ए का मास इंक्रीज करेगा, बी का इंक्रीज करेगा। किसका मास इंक्रीज करेगा? जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा उसका मास क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगला देखते हैं। टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस आर इन एयर exert a force F, then the distance r dash at which these the charges will exert the same force medium और dielectric constant K। ध्यान से सुनना, जब दो चार्ज हैं, एक Q1 और एक Q2, r डिस्टेंस पे रखे, किस पे रखे हुए हैं? r डिस्टेंस पे रखे, ये फोर्स लगाते हैं F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। दोनों के दोनों r डिस्टेंस पे रखे हुए कुछ फोर्स लगाते हैं। अब वो क्या कह रहा है
कि डिस्टेंस बदल दी जाती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया जाता है, फिर भी सेम फोर्स लगती है, फोर्स उतनी ही लग रही है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस यहां वैल्यू रख देता हूं मैं, वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मीडियम के लिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका भी एक फॉर्मूला में लिख देता हूं जो होता है रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो मीडियम की फोर्स होती है वो बढ़ जाती है, तो मीडियम की फोर्स कितने टाइम्स बढ़ जाती है, k टाइम्स। तो यहां जो मीडियम की फोर्स रही होगी, मतलब परमिटिविटी मीडियम की बढ़ जाती है। जो मीडियम, कोई भी मीडियम रखा जाता है या भरा जाता है तो उस मीडियम, जो नेट मीडियम रहेगा उसकी एयर के कंपैरिजन में k टाइम्स परमिटिविटी बढ़ जाती है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये k टाइम्स इंक्रीज हो गई। फोर्स जो मीडियम की है वो k टाइम्स क्या हो गई होगी, डिक्रीज, लेकिन परमिटिविटी क्या हो गई होगी, k टाइम्स इंक्रीज। अब देखते हैं आगे, मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 अपॉन R डैश का स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा है, हमने डिस्टेंस कुछ ऐसी बदली है, ध्यान से सुनना, हमने डिस्टेंस कुछ ऐसी बदली है। पहले तो मैं यहां क्लियर करूं, ये Q1 और ये Q2। अब फोर्स इनके बीच की मीडियम भरते ही क्या हो गई होगी, कम। तो मैंने डिस्टेंस क्या कर दी है, R डैश, डिस्टेंस कर दी है कम। अगर मैं डिस्टेंस कम कर दूंगा तो फोर्स फिर बढ़ गई होगी। ध्यान से सुनना, अगर मैं डिस्टेंस को कम कर दूंगा तो फोर्स उतनी बढ़ गई होगी, और मीडियम भरने से फोर्स कम हो गई होगी। तो मैंने ऐसा बैलेंस बनाया है कि डिस्टेंस उतनी कम करी है कि मीडियम को कोई इफेक्ट ना हो। मैंने डिस्टेंस इस हिसाब से कम करी है कि मीडियम का कोई इफेक्ट ना पड़े। अब समझते हैं क्या हुआ होगा, कि जिससे जितनी फोर्स मीडियम में है उतनी फोर्स रही है एयर में। वैल्यू आमने सामने रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपॉन R डैश का स्क्वायर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, 1/k R डैश का स्क्वायर इक्वल 1/R स्क्वायर। बोथ साइड का रूट कर दो, बोथ साइड का रूट करने से कितना हो जाएगा, 1/√k R डैश 1/R। तो R डैश की वैल्यू कितनी निकल आएगी यहां से, तो R डैश की वैल्यू निकल के आएगी यहां से R/√k। ध्यान से सुनना, मीडियम भरा तो फोर्स कम हुई, डिस्टेंस कम चार्जेस की कम कर दी तो फोर्स फिर उतनी हो गई। इस हिसाब से पूछा गया कि डिस्टेंस कितनी की गई होगी, R डैश बराबर R/k। कितनी हो गई होगी, R डैश बराबर R/k। आराम से पॉज करो और नोट करो इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस हैव चार्जेस +10 और -20। एक स्फीयर की है +10 माइक्रोकूलम, दूसरा स्फीयर है -20 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली, एंड प्लेस एट ए डिस्टेंस r। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। फोर्स लग रही है इनके बीच में F1। फॉर्मूला K, ये 10 है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सुनना, मैंने माइक्रोकूलम को इसलिए नहीं बदला है क्योंकि रेशियो निकालना है। रेशियो में जो एक जैसी यूनिट होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। इफ दे ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट एंड द सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस, ये काफी अच्छा कंसेप्ट है, इसको सीखना। दोनों को टच किया जाता है, अलग अलग करके रख दिया जाता है। जब दोनों को टच करेंगे हम +10 -20 को, तो चार्ज इक्वल अमाउंट में बढ़ जाएगा। जिसका तरीका क्या इक्वल अमाउंट में करने का, +10 -20 अपॉन 2। तो कितना हो गया ये, -10/2 5, -5। अब सुनना, जब ये प्लस का था माइनस का था तब फोर्स कैसी लग रही होगी इनके बीच में, अट्रैक्शन की। अब बाद में दोनों पे चार्ज कितना कितना रह गया है, -5 माइक्रोकूलम, इस पे भी -5 माइक्रोकूलम, और सेम डिस्टेंस पे उठा के रख दिए हैं। ये डिस्टेंस क्या है दोनों की, सेम r। अब फोर्स लग रही है इनके बीच में F2। अब इनके बीच में मतलब फोर्स कैसी लग रही होगी, रिपल्सन की। कैसी लग रही होगी, रिपल्सन की। तब कैसी लग रही थी, अट्रैक्शन की।
तो फोर्स कितनी लग रही होगी, K इंटू फाइव अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या पूछ रहा है, रेशियो निकालना है F1 अपॉन F2 का। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट में हो जाएगा। अब तो ये F1 और F2 का रेशियो निकाल दो, F1 अपॉन F2। ध्यान से सुनना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, K से K कट गया होगा, बचा कितना ऊपर 10 इंटू 20, डाउनवर्ड में कितना बचा है 5 इंटू 5, 5 से ये कितनी बार जाएगा, 5 से ये जाएगा 4 टाइम्स, और 5 से ये कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, 4 2 जा 8, 8 अपॉन 1। अब ध्यान से सुनना, ये दोनों चार्ज कैसे रहे होंगे, माइनस माइनस के, ये प्लस का रहा होगा, ये माइनस का। अब सीधी सीधी बात है, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया होगा, ये प्लस का और ये माइनस का, तो कैसा बचेगा माइनस। पॉज करो और नोट करो इसे, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर करते हैं अगला क्वेश्चन हम। अब क्या कह रहा है, ए टोटल चार्ज क्यूब ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी क्लियर करना। एक है चार्ज क्यू, इसके 2 टुकड़े कर दिए, इसके 2 क्या कर दिए, टुकड़े कर, एक Q1 और एक Q2। मान लो एक Q1 कर दिया, Q1 की वैल्यू मान लो x, एक Q2 कर दिया, तो Q2 कितना होगा Q माइनस एक्स। बिल्कुल क्लियर होगा। द मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स में जो डिफरेंशिएशन होगा dF अपॉन dQ का, इसके रिस्पेक्ट में होगा। यहां पे क्या माना गया है, चार्ज x माना गया है जो टुकड़े हुए हैं, तो dF अपॉन dx, इसका जो रेशियो होगा मैक्सिमम वाली कंडीशन में कितना होगा, 0। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी, जब dF अपॉन dx की वैल्यू कितनी हो जाए, 0। ये मैंने कहां से देखा, यहां से। अब सुनना ध्यान से, तो पहले अब फोर्स कितनी होगी ये देखते हैं। F बराबर KQ1 Q2 अपॉन डिस्टेंस मान लो R, R स्क्वायर, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ध्यान से सुनना, आप F इक्वल कितना हो गया, KQX माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, dF अपॉन dx, इसकी वैल्यू किसके इक्वल रखनी है, 0 के। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, K कांस्टेंट है, इसका होगा नहीं, Q का Q रहेगा, x के रिस्पेक्ट में x का 1 हो जाएगा। यहां देखते जाना, माइनस 2x हो जाएगा, R स्क्वायर का होगा नहीं क्योंकि x के रिस्पेक्ट में किया, ये हो गया 0। अब सुनना ध्यान से, अब कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर चला जाएगा 0 में, K चला जाएगा 0 में, बचेगा कितना हमारे पास, Q माइनस 2x इक्वल 0। इसे इधर लेके आ जाओ, 2x Q, x इक्वल Q बाई 2, Q बाई 2 Q बाई 2 के 2 टुकड़े कर दो, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी, मैक्सिमम फोर्स। ऐसा ही क्वेश्चन क्लास 11th में भी ग्रेविटेशन में, जिसमें मास के 2 टुकड़े किए जाते हैं। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगला देखते हैं हम, there are 2 charges +1 microcoulomb and +5 microcoulomb, the ratio of the force acting on them। देखो इधर, एक +1 माइक्रोकूलम का है, एक +5 माइक्रोकूलम का है। अगर ये इस पे फोर्स लगाएगा F, तो ये भी कितनी लगाएगा फोर्स, F, क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स तो सेम ही होगी, इसके बीच में, इसके बीच में। दोनों फोर्स क्या लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर इक्वल लगाएंगे। एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितना ये इसके ऊपर एक्शन करेगा उतना ये रिएक्ट करेगा। तो फोर्स कितनी हो जाएगी, इन दोनों की फोर्स के रेशियो 1 वाली के और 5 वाली माइक्रोकूलम के रेशियो कितने हो जाएंगे, 1/1, क्योंकि F अपॉन F, F से F कैंसिल आउट, 1/1। कितना आएगा आंसर, 1:1। कितना आएगा आंसर, 1:1। अगला देखते हैं, +2 कूलम चार्ज एंड +6 कूलम चार्ज, 2 चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर 12 न्यूटन।
दोनों के बीच में फोर्स लग रही है 12 न्यूटन की इफ ईच चार्ज इज गिवन टू द -2 कूलम चार्ज। अब ये भी सुनना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक है +2 कूलम का, डिस्टेंस मान लो r, एक है +6 कूलम का। इनके बीच में फोर्स लग रही है 12 न्यूटन की। फोर्स कितनी लग रही है इनके बीच में? 12 न्यूटन की। दोनों को क्या किया जाता है? दोनों को -2 कूलम का चार्ज दे दिया जाता है। चलो इनको पकड़ाते हैं, दोनों को -2 कूलम का चार्ज। -2 का ऐसे दोगे तो कितना हो जाएगा? 0। इसे दोगे तो कितना हो जाएगा? +4। अब इनके बीच में फोर्स कितनी लगेगी? एक चार्ज 0 हो गया तो फोर्स कितनी लगेगी इनके बीच में? 0। तो ये कितना आंसर आएगा? 0। बिल्कुल समझ में आया होगा। इसे भी -2 पकड़ा दो, इसे भी -2 पकड़ा दो, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +4। आगे देखते हैं हम। ऐसा ही क्वेश्चन इस बार भी बोर्ड में आया था और एक एक लाइन को समझने की कोशिश करना। द डायग्राम स्टार्ट करते हैं। द डायग्राम shows the arrangement of the 3 small uniformly charged sphere A, B, C. The arrow indicates the direction of the electrostatic force. जो एरो है वो डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्टिंग बिटवीन द स्फीयर्स। अब क्या कह रहा है? एट लीस्ट ऑफ 2 स्फीयर्स आर पॉजिटिवली चार्ज। 2 स्फीयर कम से कम कैसे चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज। तो हमें बताना है कौन सा स्फीयर नेगेटिवली चार्ज है। अब ध्यान से सुनना, एक एक लाइन क्लियर करता हूं। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये इधर जा रहा है एरो और ये इधर जा रहा है। ये दोनों क्या डिनोट कर रहे हैं? रिपल्सन। ये दोनों डिनोट कर रहे हैं अट्रैक्शन। ये भी दोनों एरो किसे डिनोट कर रहे हैं? अट्रैक्शन को। इस बात को जरा समझना, इन चीजों को जरा हिसाब से दिमाग में रखना और यहाँ कहीं नोट कर लो कि अगर एक चार्ज ऐसे है Q1, एक चार्ज ऐसे है Q2 और ऐसे एरो ऐसे करके बने हो तो वो शो करते हैं रिपल्सन को। अगर Q1 और Q2 और अगर एरो ऐसे करके बने हो तो वो शो करते हैं अट्रैक्शन को। अब सुनना, रिपेल कर रहे हैं, ये से अट्रैक्ट, ये से अट्रैक्ट, तो मतलब ये भी पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये भी पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये कैसा होगा? नेगेटिवली। तभी तो दोनों इसे क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। तो स्फीयर ए जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। कौन सा सही ऑप्शन होगा इसका? इस बात को आप नोट कर लेना अच्छे से। और एक बात और बता दूं, ऐसा क्वेश्चन दिख भी जाएगा। अगर दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या तो दोनों नेगेटिवली चार्ज होंगे, इनका प्रोडक्ट 0 से बड़ा आएगा, या तो दोनों के दोनों कैसे चार्ज होंगे? पॉजिटिवली चार्ज होंगे, तब भी इनका प्रोडक्ट 0 से क्या आएगा? बड़ा आएगा। अगर अट्रैक्शन हो रहा है दोनों के बीच में तो कंपलसरी है एक होगा पॉजिटिवली चार्ज और एक होगा नेगेटिवली चार्ज, और इनका प्रोडक्ट कंपलसरी है 0 से क्या आएगा? छोटा आएगा। इनका प्रोडक्ट 0 से क्या आएगा? छोटा आएगा। पॉज करो और नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी सारे क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर रहेगा चैप्टर। एक एक लाइन समझ में आएगी, सारी चीजें क्लियर रहेंगी। बस क्वेश्चन को देखो और नोट करते जाओ एक एक। जितने भी मैं बता रहा हूं हिसाब से हर चीज को समझते जाना। अगला देखते हैं हम। A charge Q1 exerts some force on another charge Q2 if the third charge Q3। ये भी काफी अच्छा कंसेप्ट है, ऐसे सुनना। एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, इनके बीच में मान लो फोर्स लग रही है F। अगर मैं कोई दूसरा चार्ज ले आऊं Q3 तो इनकी फोर्स के बीच में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये बात प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में बताई जाती है। ध्यान से सुनना, मैं कैसे बताता हूं इस बात को भी जरा क्लियर करना। जब दो के बीच का रिलेशन अच्छा हो तो तीसरे के आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समझ गए होगे आप मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? जब दो के बीच का रिलेशन अच्छा हो तो तीसरे के आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सेम मैंने यहां बताया, तो इस तीसरे Q3 के आने से इन दोनों के बीच की फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब रिमेन सेम। रिमेन क्या रहेगी? सेम। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का पार्ट है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज Q1 एंड Q2। कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज Q1 एंड Q2। मान लो एक Q1 है और एक Q2 है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। एक पे मान लो 4, एक पे मान लो 8, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। डिस्टेंस R, डिस्टेंस कितनी है? इफ दे मेड टू टच ईच अदर, जब दोनों को टच कर दिया जाता है 4 और 8, क्या हुआ होगा बताया अभी मैंने। 4 + 8/2 कितना हो गया? ये 12/2 6।
मतलब ए वाले पर भी Q1 कितना हो गया होगा, इस पे चार्ज हो गया होगा 6 और दूसरे वाले पर भी कितना हो गया होगा चार्ज 6। डिस्टेंस अब भी आर मान लो, गिवन में दे रखा है डिस्टेंस सेम है, यहां पे लिखा हुआ है एंड डिस्टेंस क्या है उनकी सेम। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स इन दिस केस। अब फोर्स कितनी आई होगी पहले ये देख लेते हैं, ये फोर्स कितनी आई होगी हमारी, F1 मान लो K इंटू 4 इंटू 8 अपॉन आर स्क्वायर। चलो ये फोर्स कितनी निकल के आ रही है 32 K आर स्क्वायर। ये वाली कितनी आ रही है फोर्स F2 K इंटू 6 अपॉन आर स्क्वायर। 36 K अपॉन आर स्क्वायर। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम टच करके अलग अलग कर देंगे तो बाद में फोर्स बढ़ जाएगी। F2 इज ग्रेटर देन F1। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर इन दिस केस विल बी लेस देन सेम मोर हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बाद में फोर्स क्या हो जाएगी इंक्रीज। क्या हो जाएगी फोर्स इंक्रीज। चलो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। अब सुनो ये भी अच्छा है, आराम से समझते हैं। टू स्मॉल स्फीयर हैविंग द चार्ज प्लस Q आर सस्पेंडेड बाय द इंसुलेटिंग थ्रेड लेंथ L। दो हैं, ये भी Q ये भी Q, मान लो इनके बीच का एंगल है थीटा, इसकी लेंथ भी L है और इसकी लेंथ कितनी है L। दिस अरेंजमेंट टेकन इन स्पेस, इसे हम स्पेस में लेके गए वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशन। जब ये देखो डाउनवर्ड लटके हुए हैं तो समझ में आ रहा है नीचे की तरफ कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होगी mg। इसका मास m मान लो, इसका मास m मान लो, नीचे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होगी mg। अगर मैं इसे स्पेस में लेके जाऊं तो वहां कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं है ना एंगल बिटवीन। अब होगा क्या, सुनना ध्यान से, ये डाउनवर्ड किस वजह से लटके हुए हैं दोनों के दोनों, जो स्फीयर गिवन में ग्रेविटी काम कर रही है। अगर यहां से ग्रेविटी खत्म कर दी जाए तो दोनों के दोनों रिपल्सन की वजह से ये वाला भी इधर चला जाएगा, ये वाला भी इधर, ये प्लस Q हो जाएगा और ये भी यहां पर भी पहुंच जाएगा प्लस Q। ये एंगल कितना बना लेंगे 180 का, ये भी L हो जाएगी और ये भी L, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इनके बीच की 2L। एंगल 180 होगा, देखो तीनों में 180 गिननी है, कोई भी एक सही है। फोर्स देखनी है बस, F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2L का होल स्क्वायर, 2L का होल स्क्वायर। ये भी गलत है, ये भी गलत है, कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंगल होगा 180 और डिस्टेंस कितनी होगी 2L का होल स्क्वायर हो गई होगी, फोर्स निकाल ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉज करो नोट करो इसे, अगला देखते हैं। 3 चार्जेस 4Q Q आर प्लेस इन ए स्ट्रेट लाइन। चलो तीन चार्जों को रखते हैं। पहला चार्ज क्या है 4Q, दूसरे चार्ज का नाम Q, तीसरे चार्ज का नाम Q। डिस्टेंस ये ओरिजिन पे है मान लो 0, ये L/2 पे, ये L पे, ठीक। ये ओरिजिन पे मान लो 0,0। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q विल बी 0। Q पे फोर्स 0 है, ये बात बहुत अच्छी से जरा समझ लेना। Q पे फोर्स क्या है 0। मैं कुछ बातें बताता हूं उसको जरा क्लियर करना। जैसे मैं कहूं एक चार्ज है Q, दूसरा भी चार्ज है Q, इसके बीच में मैं कौन सा चार्ज रखूं कि नेट फोर्स 0 हो जाए। इसके बीच में कोई भी चार्ज रख दो तुम, कोई भी, चाहे 2 कूलम का रख दो, चाहे 3 कूलम का रख दो, चाहे 4 कूलम का रख दो, या -5 कूलम का रख दो, या -2 कूलम का रख दो, कोई भी चार्ज रख दो, कोई भी चार्ज, हर कंडीशन में ये वाला चार्ज कैसी कंडीशन में होगा इक्विलिब्रियम में होगा। किस कंडीशन में होगा इक्विलिब्रियम में। जरा मैं बता दूं ये भी दो टाइप के होते हैं इक्विलिब्रियम, क्लियर करना जरा। एक है Q, मान लो मैंने यहां पे चार्ज रखा -2Q,
या तो -Q2 मान लो। अब सुनना, जैसे ही माइनस का चार्ज रखूंगा तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। 2 की जगह मैं Q लिख देता हूं यहां। जैसे ही यहां माइनस का चार्ज होगा, अगर मैं इसे इधर लेके आता हूं, ध्यान से सुनना, जैसे ही मैं इसे इधर लेके आता हूं तो इसकी फोर्स बढ़ जाएगी और इसकी फोर्स कम हो जाएगी, इसकी फोर्स हो जाएगी कम और इसकी फोर्स हो जाएगी इंक्रीज। इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका अट्रैक्शन हो जाएगा कम। इस कंडीशन में ये चार्ज कहां पहुंच जाएगा, इसके पास। बात समझ में आ रही होगी। इस कंडीशन में ये चार्ज कहां पहुंच जाएगा, इसके पास। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। क्यू अगर माइनस का चार्ज कभी बीच में रखा जाए तो इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो है नेट फोर्स 0, अगर बीच में बीच रखा है, जितनी फोर्स अट्रैक्शन की ये लगा रहा है उतनी ये, इसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं इसे हम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब दोबारा सुनना ध्यान से। एक है Q, दूसरा भी चार्ज कितना गिवन में है, Q। यहां चार्ज इस बार प्लस का रख दिया। कौन सा चार्ज रख दिया, प्लस का रख दिया। अब मान लो ये मिड वाला पार्ट है, मैं इस चार्ज को उठा के फिर से इधर लेके आया। जैसे ही मैं इधर लेके आऊंगा, इसकी फोर्स बढ़ जाएगी और इसकी फोर्स क्या हो जाएगी, कम। लेकिन जो इसकी फोर्स बढ़ी है वो रिपल्सन की बढ़ी है, धक्का देके फिर वहीं भेज देगा। ये वाला चार्ज इसे धक्का देके फिर वहीं भेज देगा। तो क्या होगा इस कंडीशन में, अब देखो, Q ये वापस वहीं आ जाएगा, प्लस Q। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, जब लौट के वहीं आ जाए, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे इसे हम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दो पार्ट होते हैं इसके। अगर पॉजिटिव चार्ज, सेम चार्जेस के बीच में सेम साइन का चार्ज रखा जाए, पॉजिटिव के बीच में पॉजिटिव रखा जाए, या नेगेटिव के बीच में नेगेटिव रखा जाए, मतलब -Q यहाँ पे माइनस का Q चार्ज रखा जाए, तब भी कौन सी कंडीशन होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सी कंडीशन होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन पॉजिटिव के बीच में नेगेटिव रखा जाए, या नेगेटिव के बीच में पॉजिटिव रखा जाता, तो कौन सी कंडीशन होती, जैसे नेगेटिव के बीच में यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा जाता, तो ये भी अनस्टेबल होती। कौन सी होती, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई। तो दो टाइप के होंगे। अब यहाँ बात करिए मैं मिड वाले की, कि मिड वाला इक्विलिब्रियम में रहेगा। मिड वाला किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में। पॉज करो, नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूं। अब सुनना ध्यान से। अगर कभी भी जो कॉर्नर पे चार्जेस गिवन में है, इनको इक्विलिब्रियम में लाना हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसे, सिस्टम इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स 0 हो जाती है इस कंडीशन में। नेट फोर्स क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसमें यही बोला गया इधर कि क्यू पे जो लगने वाली फोर्स है वो कितनी हो जाए, 0। मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में लाना है। ध्यान से सुनना। इस कंडीशन में इसकी फोर्स देखी जाएगी इसके साथ और इसकी फोर्स देखी जाएगी इसके साथ। बस इतना दिमाग में रखना होगा। इस पे नेट फोर्स 0 करनी है। अब ध्यान से सुनो, इसके और इसके बीच की फोर्स कितनी होगी, F इक्वल के Q1 Q2, डिस्टेंस कितनी है, L²। F2 कितनी होगी, K Q1 Q2, डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, L/2 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ होगा। ये कितना हो जाएगा, 4KQQ/L²। अब नेट फोर्स 0, मतलब इस पे जो नेट फोर्स लगे वो कितनी हो जाए, 0। मतलब F1 प्लस F2, इनका नेट रिजल्टेंट कितना हो जाए, 0। F1 कितनी है, K4Q²/L² प्लस ये कितनी है, 4KQQ/L² इक्वल 0। ये प्लस का इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। K4Q²/L² इक्वल 4KQQ/L² प्लस का माइनस का हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, K से K कैंसिल आउट, एक Q से एक Q मर गया, एक Q बच गया, L² से L² गया, 4 से 4 गया। तो कैपिटल Q की वैल्यू कितनी आ रही है निकल के, यहां से देखना
कैपिटल क्यू की वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ पे, 4 से 4 गया, के से के गया, क्यू से क्यू गया, एक क्यू बचा, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस के क्यू। कितनी निकल के आ रही है वैल्यू इसकी, माइनस के क्यू। बिल्कुल समझ में आया होगा। पॉज करो, नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ABC is a right triangle which AB3, चलो राइट ट्रायंगल बनाते हैं। A B और C, AB है 3, BC है 4 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, B है एंगल 90 डिग्री का। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, B एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। तीन चार्ज गिवन में, ये है प्लस के 15, ये है प्लस के 12, ये है माइनस के 20। ESU में गिवन में, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक CGS यूनिट होती है इसकी। ABC पे रखे हुए, फोर्स कितनी लगेगी बी पे लगने वाली नेट फोर्स। कभी भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में गिवन में हो तो सीधे डायन में फोर्स निकाल दो, तो के की वैल्यू नहीं रखी जाएगी। कितना होगा 15, और ना सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, सीधे फोर्स डायन में आएगी। 15 इंटू 12, ये इसे रिपेल करेगा इस तरफ और ये इसे अट्रैक्ट करेगा इस तरफ। प्लस वाला प्लस वाले को रिपेल करेगा इधर, ये इसे अट्रैक्ट करेगा इधर। ये फोर्स मान लो F1, ये मान लो F2। F1 निकाल रहा हूं मैं, ये इस पे कितनी फोर्स लगा रहा है ये, और डिस्टेंस कितनी 3, 3 का इस पर कितना हो जाएगा 9। F2 देखते हैं, के की वैल्यू तो रखनी नहीं है, 12 इंटू 20 अपॉन 4 का स्क्वायर, सीधे रख देता हूं मैं 16। सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं इसे। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20। इसे हम देखते हैं सॉल्व करके। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15। ठीक, एंगल दोनों फोर्सेस के बीच में कितने का एंगल बनना है, 90 का। कितने का बनना है, 90 का। अब सुनना ध्यान से, रिजल्टेंट कहां जाएगा, रिजल्टेंट कहां जाएगा, इन दोनों के बीच में से कहीं से निकल के जाएगा। अब सुनो, तो रिजल्टेंट फोर्स, ये ध्यान रखना, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसकी तरफ बेंड होगा। रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90। cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। F1 कितना है 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो जाएगी, ये 20 का स्क्वायर 400, 15 का 225, ये कितना हो गया, रिजल्टेंट फोर्स निकल आई अंडर रूट के अंदर 625। 625 कितने का होता है, 25 का। रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो जाएगी 25। क्लियर हुआ होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो जाएगी 25। बी पे जो नेट फोर्स लगेगी वो 25 होगी। पॉज करो और नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो तो लॉन्ग है, लेकिन ध्यान रखना चैप्टर भी तो काफी अच्छा है, इसे अच्छे से समझते हैं फिर करते चलते हैं। मैंने ये बताया था ये स्लोप होता है, ये मान लो m1, ये मान लो m2, और यही होता है हमारा tan थीटा। चल Q1 और Q2 दोनों में ये Q1 और इसके रेशियो पूछे हैं, तो मैं बताऊं tan थीटा 1 अपॉन होगा tan थीटा 2 के, इनका रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, Q1 Q2 अपॉन Q2 Q3। Q2 से Q2 कैंसिल आउट, Q1 और Q3 का रेशियो पूछा है, कितना होगा tan थीटा 1 tan 30, tan 60, tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसकी कितनी होती है √3, इसका मल्टीप्लाई अगर Q1 बाई Q3, तो कितना हो जाएगा 1/3। Q1 बाई Q3 का रेशियो कितना आएगा 1/3। कौन सा सही है, डी इज करेक्ट। कौन सा सही आंसर इसका,
डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये इसी साल का 25 में आया था। मैंने मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यू कराए हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं। हर एक क्वेश्चन नोट कर लेना। टू चार्जेस माइनस क्यू ईच आर प्लेस एट द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले ट्रायंगल बनाते हैं, चलो जैसे जैसे क्वेश्चन बोले बनाते चले जाओ। ए बी सी, ए बी के मिड में टू चार्जेस माइनस क्यू आर प्लेस्ड ए और बी। माइनस क्यू इस पे भी है और माइनस क्यू इस पे भी है, ठीक है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दिस, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम यहां का ही मिड पॉइंट है। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी विल बी, इसका जो फील्ड बनेगा, इसका फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में। अच्छा नेगेटिव है दोनों। अब ध्यान से सुनना, इसका फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में। नेगेटिव में होता है, देखो पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटवर्ड और नेगेटिव में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट। तो इसके इनवर्ट बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में इस बात को क्लियर कर लेंगे, बस मुझे जो बताना इस बात को क्लियर करते हैं। इसका फील्ड होगा इस तरफ, रिजल्टेंट जाएगा बीच में। कलर चेंज करते हैं। रिजल्टेंट कहां जाएगा? बीच में। तो डायरेक्शन क्या होगी? सी एम। क्या डायरेक्शन होगी? सी से एम। तो कौन सा सही है? डी। डी इज करेक्ट। कब आया था? 2025 में। पॉज करो, नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसमें भी बहुत कुछ बना हुआ है। 4 चार्जेस आर अरेंजमेंट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी में गिवन में सोन इन द फिगर। द फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज केप्ट एट द सेंटर। सेंटर पे द फोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया सेंटर पे, क्यों मान लो स्क्वायर, ठीक है। फोर्स कितनी लगेगी देखते हैं, कोई एक सही है कि नहीं। ये प्लस वाला धक्का देगा इधर, ये प्लस वाला धक्का देगा इधर। इसकी ताकत ज्यादा है, इनकी ताकत ज्यादा होगी। मैं इस कलर से रिप्रेजेंट करूंगा तो रिजल्टेंट जाएगा इधर, सही है। ये धक्का देगा इधर, ये धक्का देगा इधर, क्योंकि वाला का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये नेट रिजल्टेंट जाएगा उसी डायरेक्शन में जाएगा। अगला देखते हैं। ये वाला खींचेगा इसे अपनी तरफ, ये वाला खींचेगा अपनी तरफ। इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका ज्यादा है, तो नेट मैग्नीट्यूड किधर की तरफ जाएगा? इस तरफ और एक इस तरफ। एक मैग्नीट्यूड इधर, मैंने डार्क कर दिया, एक मैग्नीट्यूड इधर और एक मैग्नीट्यूड इधर। इधर भी मैग्नीट्यूड जाएगा क्यू का, इधर भी मैग्नीट्यूड जाएगा क्यू का। दोनों का रिजल्टेंट सेम है, तो नेट जो आएगा वो किधर से निकल के जाएगा? जो भी क्या पूछा गया है, द फोर्स, जो फोर्स आएगी वो किधर जाएगी? फोर्स रिजल्टेंट मिड में से जाएगी। देखो एक वेक्टर कह रहा है 10 न्यूटन की लग रही है फोर्स इधर, 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है इधर। मैं को इनके बीच का एंगल है 60। रिजल्टेंट कहां से जाएगा? बिल्कुल मिड में से। यहाँ ये भी 30 होगा और ये भी कितना होगा? 30। तो रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा। अब ये डायरेक्शन क्या है इसकी देखते हैं। 0 गलत है। अलोंग डायगोनल AC, अलोंग डायगोनल AC गलत है। अलोंग डायगोनल BD ये भी गलत है। परपेंडिकुलर टू साइड AB पे परपेंडिकुलर, ये सही है। जो रिजल्टेंट फोर्स है वो AB पे क्या है? परपेंडिकुलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। The force acting between 2 point charges Q1 और Q2 some distance apart in, देखो Q1 और Q2 अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा है, तो कंपलसरी है, मैंने अभी बताया था कि रिपल्सन की फोर्स होगी इनके बीच में। या तो दोनों माइनस के होंगे या तो दोनों प्लस के होंगे। 0 से बड़ा मैग्नीट्यूड तभी आएगा, तो फोर्स कैसी लगेगी? रिपल्सन।
तो पहले वाले में जहां मैग्नीट्यूड ज्यादा है वहां फोर्स कैसी लगेगी, इसकी रिपल्सन की। और मैंने अभी पहले ही बताया था, और अगर जिनके बीच में कम है तो एक होगा पॉजिटिव चार्ज, एक होगा नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में फोर्स कैसी लगेगी, अट्रैक्शन की। Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड 0 से क्या आएगा, कम, इनके बीच में फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्शन की। इनके बीच में फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्शन की। अगला देखते हैं, इसे देखो ध्यान से, इस साल ये नीट में भी आया क्वेश्चन। क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं होता, बस प्रैक्टिस से आते जाते हैं, जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ रहिए। जैसे मैं बताता जा रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं आगे वीडियो भेजता जाऊं वो सब आपको मिलती रहे। इस चैप्टर का मैं इसके बाद कराऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पूरा चैप्टर 3 वीडियो में कोशिश करूंगा, नहीं तो मैं 4 में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। इसमें जितने भी होंगे सभी के सभी क्वेश्चन होंगे अच्छे तरीके से, विद पूरा एक्सप्लेनेशन होगा अच्छे से। ये नहीं है तुरंत सीधे आंसर बता दिया रख दिया, नहीं, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको हर एक आने वाले जितने भी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आगे की वीडियो आएंगी वो आपको मिलती रहे। टू स्फेरिकल कंडक्टर ए, बी एंड सी, बी एंड सी। और जैसे हर एक चैप्टर की वीडियो कंप्लीट होती है, इसके टोटल जितने भी चैप्टर है लास्ट सेमीकंडक्टर तक की सभी क्वेश्चंस की वीडियो बन जाती है। उसके बाद मैं नीट के क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर लाइन से हम नीट के क्वेश्चंस करेंगे। टू स्फेरिकल कंडक्टर बी और सी हैविंग इक्वल रेडियाई, दोनों की रेडियस है सेम रेडियस है, इक्वल चार्जेस, मतलब इस पे भी चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है, और फोर्स इनके बीच में कितना लग रहा है, डिस्टेंस आर मान लो। A third spherical conductor having same radius but uncharged, एक जो B और C हैविंग इक्वल रेडियस, अच्छा इसका नाम A है, एक A है, इसकी भी रेडियस सेम है, तो ये भी आइडेंटिकल होगा इसके साथ। अब क्या कह रहा है, बट अनचार्ज, इस पे चार्ज कितना है 0, इस पे चार्ज कितना है 0। अब क्या कह रहा है ये, ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट बी, ए को उठा के बी से टच किया जाता है। अब यहां से प्रोसेस होती है स्टार्ट, ये डाटा मैंने यहां लिख दिया। अब यहां से प्रोसेस होती है स्टार्ट, प्रोसेस देखते हैं। पहले एक चार्ज ये है, दूसरा है बी, इस पे चार्ज है क्यू, दोनों को टच किया जाता है। टच करने के बाद क्या होगा ध्यान से देखना, एक पे चार्ज है 0, एक पे चार्ज है क्यू, दोनों पे चार्ज इक्वल अमाउंट में बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा Q/2, कितना हो जाएगा Q/2। तो ए पर भी चार्ज होगा Q/2 और बी पर भी चार्ज कितना होगा Q/2। ए पे कितना हो जाएगा चार्ज Q/2 और बी पर भी कितना हो जाएगा चार्ज Q/2। चलो बाद में दोनों पे चार्ज इतना है। अब क्या कह रहा है इसके बाद देखते हैं, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट सी, इसके बाद किससे टच कर दिया जाता है इसे, सी से। चलो सी से करते हैं टच। ये ए चार्ज कितना है वे पे Q/2, और ये कौन सा है सी, इस पे चार्ज कितना है Q, दोनों को टच कर दो, कितना हो जाएगा Q/2 प्लस Q/2, इसकी फ्रैक्शन कर लो, नीचे 1 मान के 2 1 2, और ये कितना हो जाएगा 3Q/4। अब दोनों पे चार्ज कितना कितना हो जाएगा, ए वाले पे हो जाएगा 3Q/4 और सी वाले पे भी 3Q/4। तब फोर्स एफ लग रही थी, कितनी थी एफ, तो फोर्स की वैल्यू कितनी रही होगी KQ1Q2/R²। अब क्या पूछ रहा है, द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन बी और सी, बी और सी की बात कर रहा है। तो बी पे कितना है चार्ज, बी पे चार्ज है Q/2, और सी पे कितना है 3Q/4, डिस्टेंस आर। अभी निकलता है इसका आंसर,
एफ इक्वल के इंटू क्यू बाई टू इंटू 3q/4 अपॉन आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 4×2 = 8। कितना हो गया, 4×2 = 8। तो कितना निकल के आया, 3/8 अपॉन आर स्क्वायर। और k² अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर है, एफ के। फोर्स कितनी हो गई, एफ डैश मान लो ये वाली फोर्स थी, एफ इंटू 3/8, एफ इंटू 3/8। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम पॉज करो, नोट कर लो पहले, आगे देखते हैं। अब इसे क्लियर करते हैं। W(x,y,z) ईच विद चार्ज Q। सब पे चार्ज कितना है, Q Q Q और Q। सब पे चार्ज कितना है, Q। स्क्वायर साइड D, साइड कितनी है स्क्वायर की, D, जो गिवन में डाटा में। W ऑन ऑब्जेक्ट X इज F। जो W X के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो कितनी है, F। F की वैल्यू निकालो पहले। पूरी D है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, D/2। F की वैल्यू कितनी होगी, KQ इंटू Q अपॉन D/2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, 4KQ² अपॉन D²। चलो पहले इनकी फोर्स निकल आई। अब क्या पूछ रहा है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड WZ। W और Z के बीच में फोर्स पूछी जा रही है, इसके बीच में पूछी जा रही है, W और Z के बीच में ये फोर्स पूछी जा रही है। तो हम क्या करेंगे, ये साइड तो D होगी, ये मान लो पता नहीं है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज H मान लो इसे। तो फॉर्मूला क्या लगेगा इनके बीच में, फोर्स का जो लगने वाला है, F इक्वल K इंटू Q अपॉन H²। हाइपोटेन्यूज निकला है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, D²/4। ये कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन करके 5D² अपॉन 4। तो H² की वैल्यू कितनी निकल आई, 5D² अपॉन 4। यहाँ वैल्यू रख दो H की, KQ², H की वैल्यू कितनी है, 5D² और 4 का पहुंच जाएगा ऊपर। तो ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, कलर चेंज करते हैं, ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, F के। तो नई वाली जो फोर्स निकलेगी F डैश कितनी निकल के आएगी, F/5। कितनी हो जाएगी, F/5। तो कौन सा आंसर सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा सही ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखते हैं हम। ए पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q इज प्लेस्ड एट अ रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। रेस्ट में रख दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। कभी भी पार्टिकल की बात करें ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन में हो, सबसे बढ़िया एक जो फॉर्मूला लगाना चाहिए हमें हमेशा दिमाग में रखना, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बताएंगे, पर अभी लिख लेना इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F की वैल्यू कितनी निकल आएगी, QE। तो दोनों को आमने सामने रख दो, तो MA बराबर कितना रहेगा हमेशा, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से, QE। ये हमेशा दिमाग में रखना, इंपॉर्टेंट है ये काफी ज्यादा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि एक पार्टिकल है, चार्ज मास m है, चार्ज q इज प्लेस्ड इन रेस्ट में रखा गया, इनिशियल वेलोसिटी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड E है। फॉर्मूला लगा दिया इतना। काइनेटिक एनर्जी पूछी है, चलो काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है आफ्टर डिस्टेंस y। डिस्टेंस y, मोशन की वो इक्वेशन बताओ जिसमें वेलोसिटी आती हो और डिस्टेंस आती हो, टाइम वाला टर्म ना हो। तो कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, v² बराबर u² प्लस k 2as, फाइनल वेलोसिटी v², इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 a की वैल्यू यहां से निकाल लो, a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, QE/m। s डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन में है, y। कितना गिवन में है, y। v² यहां से निकल आया,
v स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। अब काइनेटिक एनर्जी पूछिए, क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे। काइनेटिक एनर्जी तो अब सीधे सीधे रखते निकल आई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 मास mv स्क्वायर की वैल्यू यहां से कॉपी करके रख दो, कितनी हो जाएगी ये 2qey अपॉन m से m गया, 2 से 2 गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आ गई QEY। चलो देखते हैं QEY। सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा सही है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखते हैं द इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में देखो याद रखना, चार्ज रेस्ट में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मोशन में होगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज एक्सेलरेशन में होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एक वेरिएबल वेव बनती है जो हम पढ़ते हैं 8 वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखते हैं चार्ज यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोथ है। सी इज करेक्ट, ए एंड बी बोथ, दोनों के दोनों ए और बी। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है आज का। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m चार्ज E फॉल्स थ्रू द डिस्टेंस h यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम पूछा गया है, ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी आता हो और टाइम भी आता हो, क्योंकि देखो दे रखा है डिस्टेंस कितनी है h और टाइम पूछा है। तो एक ही फॉर्मूला है h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0, ऊपर से छोड़ा गया है, रेस्ट ही रहेगी। कोई भी चीज ऊपर से अगर गिराई जाती है या कहीं से भी फॉल की जाती है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है 0। कितनी होती है इनिशियल वेलोसिटी 0। h की जगह स्मॉल h की वैल्यू में है 1/2। a की वैल्यू मैंने अभी बताई थी, ध्यान रखना, दोबारा लिख देता हूं मैं। फोर्स इक्वल ma और फोर्स बराबर कितना होगा QE। आमने सामने रख के QE बराबर ma, तो यहां से a बराबर कितना निकलेगा QE/m, QE/m। इसका लिख दूं मैं इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1/2, a की वैल्यू कितनी है QE/m t स्क्वायर की d स्क्वायर, टाइम निकालना है। तो कितना निकल के आएगा देखो, ये तो 0 हो गया, 2m इधर आ गया होगा, 2hm या 2mh कुछ भी लिख दो, QE t स्क्वायर ये डिवाइड में आ जाएगा, तो t स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2hm डिविजिबल बाय QE। तो t की वैल्यू कितनी निकल आई अंडर रूट के अंदर 2hm अपॉन QE। चलो देखते हैं 2hm अपॉन QE। चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन बोला है उसने, इलेक्ट्रॉन बोला है, तो यहां चार्ज की जगह बस इलेक्ट्रॉन रख देना है। आंसर आ चुका है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आगे जो भी वीडियो है आपको मिलती रहे। और इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहली यूनिट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि 3 लेक्चर में पूरी की पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाए। ज्यादा से ज्यादा 4 लेक्चर आएंगे, इतने में अच्छे से आप इतना कर लेते हो, बोर्ड में कितने भी कम हो आपके इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। इस चैप्टर से जितने भी आएंगे क्वेश्चन आप आराम से लगा लोगे। तो हम अगले लेक्चर में देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, और मिलते हैं